जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू चैनल द इन्फॉर्मेशन एजुकेटेड। टुडे वी आर स्टार्टिंग योर चैप्टर 11 क्लास 10 सीबीएसई का। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हमारे क्लास 10th सीबीएसई का 11 चैप्टर क्या नाम है उसका भैया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हमारे लिए क्या क्या बातें बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमें ये पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम नहीं रह सकते हैं। किस तरीके से नहीं रह सकते हैं बताओ, रह सकते हो क्या तुम अगर मान लो अगर सिटी में रह रहे हो तो तुम बिल्कुल नहीं रह सकते। गांव वाला अगर एक बच्चा कोई कह दे कि तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते हैं तो उसकी मैं मान भी लूँ, लेकिन शहर वालों की मैं बिल्कुल नहीं मानूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो रह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर मॉडर्न सोसाइटी। हमारी आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रोल करती है, वो रोल प्ले करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के मान लो यार तुम नहीं रह सकते, मानना ही पड़ेगा यार, क्योंकि आज की जो कंडीशन है आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी की, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकती। किस तरीके से? इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ यूज्ड इन मैनी टाइप्स। जैसे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हमने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की मॉडर्न सोसाइटी के लिए। ये एक कंट्रोलेबल एंड कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमारी मेनली यूज़ होती है सबसे पहले हाउसेस में जहाँ आप रह रहे हो, और दूसरी जहाँ आप जाते हो, कहाँ स्कूल जाते हैं, और तीसरी कहाँ हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज़ एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब और भी काफ़ी जगह हैं लेकिन मेन दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेन जगह यही है। हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़, ये मेन जगह है भाई, इसीलिए मैंने ये लिख दी, ठीक है। और हम इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, जैसे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन वगैरह। इस चैप्टर इस तरीके के आपके सारे टॉपिक इस चैप्टर वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अरे क्या लिख दिया यार, कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट दो, इसमें मेन आपके ये पूछते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वैसे बहुत ही रेयर डेफिनेशन आती है, वो आपके लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है यार तो एक बार देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होगी आपकी। और सर्किट आपके लिए पता है कि क्या होता है, जैसे वायर, वो हो गया आपका सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट को यार वैसे डेफिनेशन मुझे बतानी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इस तरीके से आपकी ये डेफिनेशन आप अपने बोर्ड में लिख सकते हो, बहुत ईजी डेफिनेशन होती है। तो इलेक्ट्रिक के लिए मेन आपका ये फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, वो है आपका फॉर्मूला, लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो फॉर्मूला है I इक्वल QT, ठीक है। I क्या है भैया? करंट है, पता होगा। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? हमारा एक टाइम है। तो इस फॉर्मूले से भी देखो, जिन बच्चों के लिए देखो कभी कभी होता है ऐसे कि देखो डेफिनेशन हमें नहीं याद रहती और फॉर्मूला याद होता है, और उसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मेन आपके लिए फॉर्मूला ज़्यादा पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल में भी आपको इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। I इक्वल QT। तो फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं अगर आपको बनानी आती है, कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कितना हमारा एक स्पेसिफिक टाइम में कितना चार्ज हमारा एक सर्किट में जाता है, भाई इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है, ठीक है। और SI यूनिट ऑफ चार्ज बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। हमारी SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है। जिसके लिए हम C से डिनोट करते हैं। और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर नाम का। अब एमीटर का भैया क्या काम होता है अभी बता रहे हैं। एमीटर का हमारा क्या काम होता है, ये क्या चीज़ मतलब मेज़र करता है? ये हमारा मेज़र करता है
इलेक्ट्रिक करंट के लिए। किसके लिए मेज़र करता है? इलेक्ट्रिसिटी की बात चली है तो सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की मेज़र करेगा, जो भी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे लिए मेज़र करके देता है। क्या चीज़? एमीटर। ये आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेज़र कर सके, वो होता है आपका एमीटर। और भी एक दो और हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गई इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन पता हो, और सर्किट क्या होता है वो भी आपको पता है। ऐसा यूनिट पता लग गई, इंस्ट्रूमेंट पता लग गया हमारे लिए, और जो भी चीज़ है वो हमारे लिए सब यहाँ पता लग गया। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो एक अच्छा टॉपिक कह सकते हैं आप इसके लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भैया क्या होता है? ये आपके लिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से समझ में आएगा, बिना मेरे हिसाब से तो इसे बिना डायग्राम के आपके स्कूल टीचर को भी नहीं समझाने चाहिए, क्योंकि इसमें खास करके बहुत से बच्चों के मन में डाउट रह जाता है इस टॉपिक से। उन्हें लास्ट तक समझ में नहीं आता है कि इसका पूरा मेन प्रोसेस क्या है, बताने का मतलब इसका क्या है तरीका। तो इसके लिए हम मेन आपके डायग्राम ही यूज़ करेंगे। जैसे पहले इससे भी पहले आपके लिए दूसरे डायग्राम से बता दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपके मान नहीं यही होता, आपके जो छत पर टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक, ठीक है। अब आप जब टैप खोलते हैं तब आपका जो वाटर आता है वो कुछ ना कुछ प्रेशर से आता है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो कौन सा लगता है? ग्रेविटी लगती है। जब वो उस पर ग्रेविटी लगती है तब वो प्रेशर के साथ पानी नीचे आता है। अब उसी टैंक को आप अपने नीचे ले आओ, जहाँ आप रह रहे हो, नीचे ज़मीन पर, ठीक है। अब आप जब टैप खोलोगे तो क्या वो प्रेशर से आएगा? पानी आ सकता है जब उसमें पूरा टैंक आपका भरा हुआ होगा, ठीक है, आपका, तब पानी आएगा, लेकिन वो प्रेशर के साथ नहीं हो। तो इसी की तरह हमारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो अपने आप फ्लो नहीं करती है, यहाँ से वहाँ वो जाएगी तो उस पर भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो उसे यहाँ से वहाँ जाने तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हो। ऐसी कुछ चीज़ होती है, उसी से ही रिलेटेड हम आपके लिए एक डायग्राम से बता रहे हैं। जैसे मान लो ये आपकी है बैटरी। अब बैटरी में आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। कोई सा भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं आपका एक बल्ब डायग्राम के बेस्ड पर, ठीक है, इसी तरीके से बना दे रहे हैं, और बल्ब आपका भी ग्लो कर रहा है बाद में। अब इस तरीके से एक, और यहाँ आपका हो गया स्विच। अब आपको मेन आपका प्रोसेस पता है कहाँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने का मेन प्रोसेस हमारे इस बैटरी में ही है। इधर उधर की चीज़ आपको समझाने के लिए बनाई हुई है और दिया भी है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आएगा? हमारे जो टर्मिनल हैं इनमें अभी न्यूट्रल चार्ज है, मतलब इनमें अभी कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। और हमें पता है जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उस टाइम। लेकिन वो अभी ये न्यूट्रल हैं तो इनमें चार्ज आएगा कहाँ से? जो इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। यहाँ हमारा अब इनसाइड बैटरी आपके यहाँ मान लो इतने आपकी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, केमिकल सॉल्यूशन। और आपके जो ये टर्मिनल है ये नीचे तक बड़े बड़े अंदर जाते हैं, ठीक है। ये अंदर आपके लिए अंदर का डायग्राम दिखा रहे हैं। अब इसमें जब केमिकल रिएक्शन होगा तब इसके कुछ, ये मान लो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब इसमें प्रोसेस होने लगा, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होगा इसमें, तब यहाँ पॉजिटिव जाके आपके जो भी हैं यहाँ जाके अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ जाके आपके नेगेटिव अट्रैक्ट होने लगेंगे चार्ज, ठीक है। यहाँ जाके पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जो चार्ज इन पर आ रहा है उस चार्ज के लिए हम कहते हैं जो चार्ज इन पर लग रहा है, ठीक है। जो चार्ज बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव बनना और उधर नेगेटिव बनना, उससे कुछ नहीं। जो भी चार्ज बन के केमिकल रिएक्शन अंदर हो के बैटरी के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और इनके पास एक पावर होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं पावर,
जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। इसके पास पावर है कि ये पॉजिटिव वालों, ये नेगेटिव वाली है तो ये पॉजिटिव, इसके पास पावर है कि ये पॉजिटिव वालों के लिए अट्रैक्ट कर लेगी, तो ये ऐसे लेगी पॉजिटिव वालों के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वालों के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेगी। इसी तरीके से इनके पास ये होती हैं। अब बात कर लेते हैं जब इन पर जो चार्ज लगता है, ठीक है, उस चार्ज के लिए हम कहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ लिख लेते हैं इनके ऊपर जो चार्ज बन रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों जब इलेक्ट्रोड हो जाते हैं फिर, ठीक है, इन टर्मिनल के लिए हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब वो जब इनके चार्ज में जो भी डिफरेंस होता है उसे हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स डिफरेंस होते हैं, इलेक्ट्रोड्स चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस, जो हमारे इलेक्ट्रोड पर चार्ज लग रहे थे, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और उन चार्ज में जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक बार और, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार ये टॉपिक थोड़ा बड़ा करके दिया है, इजी तरीके से समझाने के लिए ये डायग्राम हमने खुद बनाया अपनी तरफ से, और हमने सोचा कि इस तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपके समझ में भी आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो एक बार और, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भैया होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि देखो आप भाई कोई भी चीज़ चलने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़रूर लगता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका वाटर टैंक ऊपर रखा हुआ है तब उस पर अच्छा खासा प्रेशर लग रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रही है, तब आप जब टैप खोलते हैं तब वो प्रेशर के साथ आपका पानी नीचे आता है। अगर वही टैंक के लिए आप ज़मीन पर रख देते हैं तो उस पर कोई भी ज़्यादा वो मतलब अब लग तो रही नहीं है ग्रेविटी, ग्रेविटी अभी भी लग रही है, लेकिन उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। तब आप जब टैप खोलेंगे तो पानी, हो सकता है जब वो पूरा भरा हो पानी आ जाएगा, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं आएगा। तो यही कारण है, अब इसमें भी कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता ही होगा, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से, कुछ तो राज होगा उसका कि यहाँ से वहाँ जा रही है, तो ऐसे थोड़ी ना अपने आप ही चली जाए, उस पर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो उस पर यही प्रोसेस होता है। एक बैटरी ले ली हमने यहाँ, जैसे आपकी ये है बैटरी, ठीक है, ये आपका हो गया बल्ब, ये स्विच, ठीक है। अब बैटरी के ऊपर हमें पता है कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप कोई सा भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। अब अंदर हमें यह भी पता है कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से नहीं बनाते हैं, पता ही आपको यहाँ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसके लिए कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। उस सॉल्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब हमारे टर्मिनल के पास एक पावर होती है, एक के पास होती है कि वो अपने पॉजिटिव के लिए अट्रैक्ट करेगा, एक के पास पावर होती है कि वो नेगेटिव के लिए अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के लिए अट्रैक्ट करेगा। ये हमारे जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के सॉल्यूशन हमारे निकलते हैं, तब ये यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हुए। जो इन पर चार्ज बनना है, ठीक है, जो इन पर चार्ज अभी बनना है उस चार्ज के लिए कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो चार्ज इन पर बन के इन दोनों में जो डिफरेंस आया उसके लिए कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, बहुत इजी डेफिनेशन है, और आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी इजी है। एक बार और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज इन पर बन रहा है उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चार्ज बनने के बाद जो डिफरेंस आया उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका बहुत ईजी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बहुत ही इजी डायग्राम करके समझाया था, ठीक है, बना के, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए फॉर्मूला ये लोग दे देते हैं कि वोल्ट इक्वल वॉट बाय क्यू। क्यू चार्ज हमारा डिफाइन करता है, ठीक है, और एसआई यूनिट, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई बात नहीं, रफ कर दिया, कोई नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो है वो होती है वोल्ट, बी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, बी। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होगी हमारी वोल्ट, ठीक है।
बहुत ईजी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई भैया समझ में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन्होंने देखो आपका देखो आगे दिए हुआ है सर्किट के डायग्राम, वो भी आपके बुक में गिवन है, इसलिए हम वो भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बुक में वही गिवन है तो हमारे लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मतलब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ भाई हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन आ सकती है, मतलब स्टेटमेंट आ सकता है उसका। ओम्स लॉ का भाई स्टेटमेंट इस तरीके से है, एट कांस्टेंट temperature the current flowing through circuit is directly proportional to the potential difference applied across n two conductor। देखो आप कहोगे भाई इसकी आपने डेफिनेशन क्यों लिखी, पीछे की डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी। इसकी मैंने डेफिनेशन इस वजह से लिखी क्योंकि आपकी इसकी डेफिनेशन बुक में दी हुई नहीं है, और दी हुई है थोड़ी इधर उधर घुमा वगैरह के, तो आपकी अच्छी तरीके से वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ी करके लिखी हुई है मैंने, छोटी सी डेफिनेशन है ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन शब्दों में भाई आपके लिए डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि आप देखो यहाँ तक समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस से हम घबरा गए समझ के, वो देख के ही। अप्लाइड अक्रॉस टू द कंडक्टर, एक बार और देख लो डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके लिए, ये लोग फॉर्मूला जो देते हैं, वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए ये लोग जो लेके आए, वोल्ट इज इक्वल टू आई आर, ये वाला आपका फॉर्मूला यूज होता है ओम्स लॉ में, ठीक है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है। तो आप एक बार स्टेटमेंट देख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू द एंड टू द कंडक्टर बी इक्वल आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हमने इक्वल लेके आए और आर के लिए हमने रख दिया कांस्टेंट, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका फॉर्मूला। अब एक इसमें डायग्राम भाई आपके लिए आता है, वोल्ट और करंट का डायग्राम आता है, वो वाला भी भैया डिस्कस कर लेंगे, ये आपके लिए रफ कर दे रहे हैं। तो हम अभी वोल्ट और करंट का डायग्राम यहाँ लिख लेते हैं, वोल्टेज और यहाँ लिख लेते हैं करंट, जिसके लिए आई भी लिख सकते हैं, आई स्टैंड फॉर करंट। अब हमने एक डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम आता है, आया भी है, इसीलिए केवल बनवा रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का डायग्राम कहते हैं कि आप बना दो। तो ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, पढ़िए आपने। तो इसका जो डायग्राम है बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम। मुझसे थोड़ा इधर उधर बन गया हो तो अपना देख लेना कि वोल्टेज बी वर्सेस आई का जब भी डायग्राम बनेगा, बी वर्सेस आई का जब भी डायग्राम बनेगा तो किस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन डायग्राम। और कभी कभी अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी यहाँ वैल्यू आई और यहाँ, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया बी वर्सेस आई का डायग्राम। आपकी पूछ लेते हैं कभी कभी बोर्ड में कि बताओ भाई बी वर्सेस आई का डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ये आप बना सकते हैं अपनी बुक में। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि यार इजी है, बहुत इजी है।
केवल बताने हैं आपके लिए फैक्टर। अब बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस। अब एक आप उससे बात कर लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर बात करेंगे उसके फैक्टर के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस भैया क्या होता है? रेजिस्टेंस भैया ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन offered to फ्लो करंट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ऑफर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑफर्ड नहीं लिखें तो थोड़ी ठीक लगेगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, अरे कुछ लिख दो। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा। अब समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाधा। किसी भी चीज़, आपके लाइफ में कोई चीज़ बाधा, कोई चीज़ समस्या बन रही है, आप कुछ करना चाहते हो, कोई आपको रोक रहा है, वही रेजिस्टेंस है। जो आपकी ज़िंदगी में दुश्मन है, वही इलेक्ट्रिक करंट की ज़िंदगी में यह दुश्मन है। लेकिन ये ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, मान लो एक आपके लिए वायर लेते हैं, ये वायर आपका वायर। अब आपका जो करंट है वो इस तरीके से, हम करंट के लिए पॉजिटिव साइन से एक बार डिनोट करके बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी निगेटिव साइन के साथ। रेजिस्टेंस के लिए हम निगेटिव साइन, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। और हमारा जो करंट है वो आ रहा है यहाँ से पास हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो इस तरफ से आ रहा है। रेजिस्टेंस इस तरफ से निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन करंट, ठीक है। यहाँ करंट, यहाँ रेजिस्टेंस। जब हमारा करंट पास होता है एक वायर से, तो वो बीच में ये निगेटिव साइन से टकराता है, जिससे हमारी हीट पैदा होती है, और वही हमारा यही कहलाता है रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। एक करंट को फ्लो करने में जो बीच में समस्याएं आती हैं, जिन चीज़ों से वो टकरा के जाता है आगे, उसी के लिए हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे एक करंट पास करता है, और एक बात और कि हमारा करंट उस डायरेक्शन में पास करता है जिस डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड में आ रहे हैं, तो करंट हमारा इस साइड में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से टकराव, तभी हमारी इसमें हीट पैदा होती है। और उसी के बेस पर आपका अगला टॉपिक भी दिया हुआ है जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा बहुत ही ईजी तरीके से। अब एक बार बात कर लेते हैं इनके फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। जब रेजिस्टेंस की बात की तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके फैक्टर की, किस किस पर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे 3 चीज़ों पर मेनली हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किन किन 3 चीज़ों पर दिख रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। जैसे कि लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ वायर, इसके लिए एक चीज़ और कहते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर और टेम्परेचर। मेन 3 चीज़ें, इन पर आपका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जब हम लेंथ अपनी बढ़ा देंगे वायर की, जब हमारी वायर की लेंथ बढ़ेगी, तब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है।
रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, क्योंकि मान लो अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया था वो यहाँ तक था लिमिटेड, ठीक है, ये डायग्राम हमारा यहाँ तक है। अब हम रेजिस्टेंस तो भाई उतना ही है, अब हम अगर और बड़ा वायर कर दें अपना, यहाँ कर दिया इतने पर रेजिस्टेंस, अगर मान लो 5 रेजिस्टेंस थे यार, कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन मान लो यहाँ पर 5 थे, तो यहाँ ये डबल होगी, तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस कुछ उल्टा होता है। अब समझ गए होंगे कि एरिया जब बढ़ाएंगे हम अपना, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा घट जाएगा। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मान लो अभी इतना पतला हमारा वायर था, अब हम अपने वायर का जो है एरिया बढ़ा दें। अब इतना मोटा वायर लिया है, अभी तक रेजिस्टेंस यहाँ था बहुत पास पास पास, अब ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ इतनी दूर दूर पहुँच गया, तो रेजिस्टेंस हमारे कम हो गए। ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक बार और, कि जब जब हम अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस के अंदर खलबली भी बढ़ेगी, और जब उनके अंदर खलबली भी बढ़ेगी तब वो ज़्यादा तेज़ तेज़ वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे, तब वो मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब हम अपने वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब वोल्ट बढ़ा देंगे, करंट बढ़ा देंगे, तब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ये 3 चीज़ें हमारी मेन थी, ठीक है। तो हम इनसे कुछ कर सकते हैं अलग, ये रफ कर देते हैं। अब आपके लिए 1-2 फॉर्मूले इसी से ही रिलेटेड हो जाएं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं अपने तीनों की, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ा पहला, दूसरा क्या था, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटा, और लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, और तीसरा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा। 2 चीज़ों से बढ़ रहा है, 1 चीज़ों से घट रहा है। अब क्या हम ये लिख सकते हैं इनके लिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाने पे क्या हमारा रेजिस्टेंस घटता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो हम इसे बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इस तरीके से हमारी ये एक फॉर्मूला बन गया। अब हम डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल का अपना साइन यहाँ हटाते हैं, हमने वहाँ भी हटाया था, तो यहाँ क्या लगता है, R इज इक्वल टू रो, जिसके लिए कहते हो आप रो, इसके लिए हम रो कहते हैं, लेकिन यह दूसरा नाम है L/A, ठीक है। R इज इक्वल रो L/A, यहाँ थोड़ा ऊपर बना देते हैं बड़ा करके, और ये बड़ा करके ही बनाना चाहिए आपके लिए दिखे ताकि साफ करके, कि R इक्वल रो L/A। इसका अगर शेप कुछ अच्छी तरीके से नहीं बनाओ तो बना लेना, और इस रो के लिए हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं भैया, रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया कि हमने जब ये तीनों देखे, उससे रिलेट हमने ये किए, उससे रिलेट हमने ये कर दिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने की वजह से हमें ये लगाना पड़ा, जैसे वहाँ हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया और आर लगाना पड़ा, तो ये हमने रो लगा दिया, उसके लिए कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई भैया। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आपके न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। तो पहले ये रफ कर लेते हैं। तो आपके यार देखो, अब जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो पहली बता दिया कि मैंने न्यूमेरिकल पर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमें इस चैप्टर इस वीडियो में करने नहीं है, तो हम केवल उनके बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो न्यूमेरिकल आपके ये डायग्राम बेस्ड आते हैं जो आप कर रहे हैं। डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं, 2 तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं आपके, यहाँ लिख लेते हैं, एक हो जाता है आपका सीरीज में, एक पैरेलल में। इन्हें बस सॉल्व करना होता है, बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। एक सीरीज में और एक पैरेलल में, तो दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बना के एक ही बार में ही समझ लेते हैं, अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके बुक से ही देख लेते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है रजिस्टर इन सीरीज, एक सीरीज में आपका डायग्राम है, ठीक है।
यहाँ पर आपका एमीटर आ गया जो हमने बात की थी ए, ठीक है, और यहाँ से आपके आ गए सीरीज में, जिसके लिए हम इस तरीके से बनाते हैं। सीरीज में अब इसके लिए हम कहते हैं R1, R2 और R3, दिख रहा होगा आपके लिए साफ करके, और नीचे लगा दिया हमने वोल्ट, अपना वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपका भाई इस तरीके से हो गया। ये आपका देखो अभी बताएंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है, और आगे की वीडियो में करेंगे भी सॉल्व, ठीक है। ये आपके डायग्राम बन गया, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ हमारा आ गया पॉजिटिव साइन, यहाँ हमारी लगी की, डॉट की, और हमारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये आपका हो गया सीरीज का डायग्राम। अब एक बात कर लेते हैं अपने पैरेलल डायग्राम की, वो किस तरीके से बना हुआ होता है। ये आपके देखो R1, R2, R3 सीरीज में है, मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं। अब पैरेलल में पैरेलल चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि हमारे लिए बताया गया है कि पैरेलल डायग्राम, तो हमारे लिए पैरेलल चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर इसका थोड़ा डायग्राम बड़ा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दिया होता है। जैसे पहला दिया हुआ है आपके R1, इस तरीके से ले सकते हैं R1, यहाँ हो गया आपका R2, ठीक है, यहाँ लगा दो पॉइंट, कहीं लगा दो यार, डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। R2, यहाँ हो गया आपका R3, ठीक है, R1, R2, R3, ये आपके R1, R2, R3 हो गए। फिर यहीं बस नीचे वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपकी फिर वहीं की हो गई की, यहाँ पर आपका एमीटर यहाँ लगा दिया, एमीटर नेगेटिव पॉजिटिव, करंट आपका वही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। कुछ लिख लो अब x बाई अब इन्हें एक बार समझ लेते हैं कि आपका देखो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो सीरीज़ में भाई इन्होंने डायग्राम इस तरीके से आपको, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस तरीके से आपको डायग्राम दे देंगे। पहला सीरीज़ में बना के आपको डायग्राम ही देख के समझ में आ जाएगा, वो बताएंगे तो नहीं कि सीरीज़ और पैरेलल में सॉल्व करना है। डायग्राम बना के दे दिया, उल्टा सीधा भी बना सकते हैं, डायगोनल में दे सकते हैं, ट्रायंगल, किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम देख के समझना होगा वो सीरीज़ में या पैरेलल में। कई बार इन पे भी कन्फ्यूजन हो जाती है, और इनके लिए एक मेथड होता है सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल में आपके यूज़ होगा, वो है आपका सीरीज़ वाला। जैसे आर एस ले लो, ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते टाइम आर एस ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज़ की बात चल रही है तो सब कुछ सीरीज़ में ही चलेगा। कोई सी भी वैल्यू कितनी भी बड़ी दी हुई हो, लेकिन आपको सब सीरीज़ में सॉल्व करते जाना है। और प्लस आपकी बात आ गई जब पैरेलल की, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं 1/RS इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके R कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना। पैरेलल की बात आ रही है तो भाई 1 तो होगा ही नहीं, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो कितने भी R हो सकते हैं, तो आप इन तरीके से इन्हें भाई सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया कि हमें सीरीज़ का डायग्राम इस तरीके से आ जाएगा। सीरीज़ में होंगे, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, चाहे साइड में हो, चाहे इधर हो, ठीक है, किसी भी एक साइड में होगा। सीरीज़ में हम जब भी देखेंगे तो अपनी वैल्यू सब R वाली यहाँ रख देंगे, R1, R2, R3 सबको सम कर देंगे। जब पैरेलल की बात होगी तो 1/R, 1/R2, 1/R3 सब करके सॉल्व कर देंगे। यह हमारी होगी सीरीज़ और पैरेलल में हमारे रजिस्टर। इस तरीके से आपकी ये न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। न्यूमेरिकल में आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है इन डायग्राम से, ठीक है। तो आपके ये हो गए। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गई, लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान, बहुत आसान।
ऐसे भाई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझा दें। जैसे कि देखो टॉपिक देख के यार समझ में नहीं आता किसी किसी के लिए, उसके लिए बस थोड़ी समझाने की देर है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमारे लिए मेन हेडिंग से ही क्या समझ में आ रहा है। हेडिंग से हमारे लिए ये समझ में आ रहा है, जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास होती है तो हमारी हीट हो जाती है वो चीज़। अब इतनी समझ के आपको कुछ तो समझ में आ गया। मान लो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल कि आपका जब फ़ैन चलता रहता है, फ़ैन चलाते हो, फ़ैन लगातार चलता रहता है, जब काफ़ी टाइम तक चलता है तब वो पकड़ के देखना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बस कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसी के बेस पर इन्होंने दो वो जो भी हैं अपने बना रखे हैं। जैसे हीटर हो गया आपका, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है तब वो कोलिजन होता है, आपको बताया मैंने। अब एक चीज़ इसमें बस और बता देते हैं कि आपको मान लो ये वायर है, ठीक है, अब वो कोई सा भी हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वही बताया मैंने कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अब जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ इसमें से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये भी कोई कह देते हैं बैटरी, बनाते नहीं है, इस पर लिख देते हैं बैटरी। अब इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब वो यहाँ जाएगा, पॉजिटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव। अब ये बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट वो लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से, तब इनमें कॉलिजन होगा, तब जाके इसमें काफ़ी सारी हीट निकलती है। तो बस इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। यही बात आपको समझानी थी, समझ में आ गई होगी। उसी के बेस पर आपका हीटर बन जाता है, उसी के बेस पर आपका ओवन बन जाता है, ठीक है। और आपकी आयरन प्रेस आपकी हो जाती है। मतलब काफ़ी चीज़ हैं जो इसके बेस पर बन जाती हैं, वही आपकी इसमें बताई हुई हैं यार। और जो कुछ नहीं बताया आपके चैप्टर में अलग से, जैसे आपके बेस में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट से आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर बन जाता है, इलेक्ट्रिक ओवन बन जाता है, इलेक्ट्रिक केटल बन जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर बन जाता है। आर सम फैमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। और इस पूरी के लिए हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें इन्हें बनती हैं वो दी थी जूल्स लॉज, कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। जूल्स एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये हमारे लिए बताया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब वो उन्होंने ये मतलब चीज़ें बनाई थी, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी करी थी। तो बस इतना ही इस चैप्टर में भाई आपकी दो थ्योरी बता दी, और न्यूमेरिकल के बेस्ड पर आपके जो फॉर्मूले थे वो भी बता दिए कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला बनेगा। और अगला पार्ट जो वो देख लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, उस पार्ट में। ठीक है, बाय।